नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जल हमारा ये चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने इससे पहला जो सेशन करा था उसमें हमने ये समझ लिया कि जल पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता है और हमारा काफी जो हमारे कार्य हैं वो जल द्वारा अगर जल नहीं होगा तो वो कार्य भी हम नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों ने वो लिस्ट भी देखी और ये भी देखा कि खाली घर में ही नहीं, अभी तो अगर हम देखें तो बाहर भी हमारा जल का बहुत उपयोग होता है, जैसे खेल में, फैक्ट्रीज में, सड़क निर्माण में, अलग अलग स्थानों पर जल का एक उपयोग होता है। तो अब जब हम जल की ही बात कर रहे हैं तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जल है, आप कहेंगे ये तो हम नल चलाते हैं और हमारे पास जल आ जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि नल में जल कहाँ से आता है? चलिए हम लोग चैप्टर खोलते हैं और इसको समझते हैं। जल की बात करते हैं तो जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि हम अपने घर में रहते हैं, हम बड़े आराम से कह देते हैं जल तो हमें क्या है, जल तो हमें नल खोलते हैं हमें प्राप्त हो जाता है, फ्रिज खोलते हैं पानी की बोतल निकाल लेते हैं, घड़ा खोलते हैं घड़े से निकाल लेते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जल हमें नदियों से मिलता है, झरनों से मिलता है, तालाबों से मिलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो जल है तो इसके और भी सोर्स हम देख रहे हैं, जैसे गाँव में आपके कुएं होते हैं, हैंडपंप, बहुत सी जगह हैंडपंप होता है जहां से जल हम प्राप्त करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था आपकी बुक में भी ये लिखा है कि कुछ कहेंगे कि हम तो बस टोटी खोलते हैं और हमें जल प्राप्त हो जाता है। तो यही ये एक बात यही आ रही है कि जो हमने जब एक अपना घर का नल खोला है और हमें जल प्राप्त हो रहा है, तो ये जल जो हमारा घर में नलों में आ रहा है, तो ये जो जल है ये हम प्राप्त करते हैं के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है। तो कई जैसे आपके घर में काफी एक वर्ड यूज होता होगा, सप्लाई, पानी की सप्लाई रुक गई, पानी का सप्लाई, पानी की टंकी, शहर में पानी की टंकी। तो ये जो है ये वहां पे जो टंकी में आ रहा है जहां से पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है, तो वो भी उस टंकी में, शहर की टंकी में कहीं किसी पास की झील से, किसी नदी से या कोई वहां स्पेशल ऐसा कुआं खोदा गया है जिससे पानी आपके घरों में सप्लाई होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो पूरी आपूर्ति होती है ये पाइपों के नेटवर्क के द्वारा होती है। आपके पानी के वो ये आपके, कभी आप कहीं नया घर बन रहा हो तो जरूर देखिएगा कि एक तरफ तो हमारा बिजली के तार लाके हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन देते हैं और इसी प्रकार जो जल भी है वो बाहर से पाइपलाइन जो हमारे एक जो शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पाइपलाइन होती है वो पाइपलाइन फिर घर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो है ये पूरा पाइपों का एक नेटवर्क होता है जिसके द्वारा जल हमारे घरों में आता है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमारे काफी अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भी भिन्न होता है। तो अतः हम सबके जल के एक ही स्रोत होते हैं, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। तो हमारा, जैसे मैंने आपको स्रोत कहा था कि हर घर का अपना स्रोत होता है, कि कहीं तो होता होगा कि आपने नल खोला और वो सप्लाई का जो पानी आ रहा है वो आपके दिन में 2 बार या 3 बार, एक एक 2 2 घंटे के लिए आता है, आप नल खोलते हैं, आप अपना स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन काफी जगह होता है वो टंकियों में एक पंप चला के तब उसमें पानी भरते हैं और उस वो आपका पानी उसमें एकत्रित होता है टंकियों में, उसका आप दिन भर उपयोग करते रहते हैं। तो लेकिन एक अगर मोटी सी बात कही जाए तो ये है कि जो हमारा जो जल है उसका जो मुख्य स्रोत है वो या तो कोई पास की नदी होगी, तालाब होगा या कुआं होगा या कोई झील होगी। तो और यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी बात जो हमसे पहले हमने जो पहले डिस्कस करा था, तो हम जैसे बुक खोले बैठे हैं तो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आपका जो एक पेज है उसको बनाने में ही 2 ग्लास जल की आवश्यकता पड़ती है।
तो जो पेपर आप यूज कर रहे हैं ये पेड़ से बनते हैं, वो है पेड़ों से हमें पेपर मिलता है। और ये प्रोसेस जो होता है तो उसमें आप सोच लीजिए कि आपका एक पेज में करीब 2 गिलास की जल की आवश्यकता है। तो अगर आप 100 गिलास, सॉरी 100 पेजेस पढ़ रहे हैं तो कितने जल की आवश्यकता होगी? 200 गिलास। और वो आप सोचे तो हम वो वाला पानी का इंटेक हम कितने दिन तक कर सकते हैं अगर वो हमें पानी पीने के लिए मिल जाए। तो यहाँ ये एक सिंपल एस्टिमेट आप लोगों को दे रखा है जिससे आप ये एक समझें कि कैसे कैसे पानी से हमारे खाली प्यास ही नहीं बुझ रही, खाना ही नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत से कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात वो कह रहे हैं कि आप ये जरा सोचिए कि टोटियों द्वारा जो जल की सप्लाई की आपूर्ति टोटियों द्वारा नहीं हो रही है, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तो यहाँ तब सोचिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गांव का अगर हम सोचें, गांव में या रेगिस्तान एरिया में आपने टीवी में कितना देखा होगा कि लेडीज मीटर किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलती हैं और अपने घर पे आप सॉरी अपने सर पर आपके मटके, आपकी बाल्टियां या कोई बर्तन में रखकर जल लेकर आती हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। तो आप कहेंगे अगर पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है तो जल की क्या है, हम तो मजे से खर्च करें कि ये तो बहुत अधिक जल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो जल है, जो हम कह रहे हैं 2/3 भाग जो पृथ्वी का, अर्थ का ये जल से भरा हुआ है, ये एक्चुअली जो है वो महासागर या समुद्र रूप में है। और आप ये जानते हैं कि ये जो आपके समुद्र और महासागर में जो जल होता है वो हम उसका डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे चलने से पहले यही बताऊंगी कि आपके जो एसटी कोलरीज थे उन्होंने राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में की कविता की कुछ पंक्तियां आपकी बुक में दे रखी हैं। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो जब आप एक समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, आपको अगर प्यास लग रही होती है, आप अपनी बॉटल निकाल के पानी पीते हैं और उसमें अगर आपका पानी खत्म हो गया है तो आप फिर कहीं और जाके पीते हैं, आप समुद्र का पानी नहीं पीते। नदी का पानी जरूर पी सकते हैं, हाँ अगर वो स्वच्छ हमें जल मिल जाए। लेकिन समुद्र का तो हम पी ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र के जल में बहुत से लवण घुले हुए होते हैं और ये इन लवणों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। और ये आप अगर आपको ये नई इंफॉर्मेशन लग रही है तो आप मार्क कर लीजिए, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है। तो इसलिए ना तो हम उसका किसी भी कार्य के लिए नहीं, हम इवन कपड़े धोने, हम इवन अपने घर की सफाई करने के लिए भी वैसा जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक है परेशानी कि जबकि हमारे पृथ्वी पर इतना अधिक जल है, लेकिन वो समुद्र का होने के कारण, महासागर का होने के कारण क्या है कि वो एक लवण से भरा हुआ है और वो उस प्रकार का जल हम ऐसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इवन जैसे मैंने कहा ना कि हम घर की सफाई, इवन कृषि उद्योग में भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर लेकिन क्या है कि जो महासागर हैं वो हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। और ये एक है कि एक इसमें इनमें जो जल उपस्थित है उससे अगर देखें, जब हम आगे वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार ये जो महासागर में है, जो हमारे इतना भरा पड़ा है जल, वो के वो ही साइकिल होकर किस दूसरे रूप में हमें प्राप्त होता है। तो और वो ही जो साइकिल होके जो जल हमें प्राप्त होता है वो फिर खारा नहीं होता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो महासागरों का जो जल है वो उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है।
जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं। तो और इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है। ये सब जो एक हमारे आगे प्रश्न आ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है, तो मेन हम ये कह रहे हैं कि एक हमारी आपूर्ति इन्हीं के द्वारा हो रही है, जो समुद्र और महासागर में जल है, और वो हम डायरेक्ट उस जल को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे नदियों में जल है, जो हमारा कुओं में जल है, वो यही जो महासागर का जल है वो दूसरे रूप से आके उनमें एक उन आ रहा है। तो किस प्रकार आ रहा है, और उस प्रकार का जल हम अरास, अगर आज हमें कुएं का जल मिल रहा है हम पी लेते हैं, है ना, हम उससे बाकी अपना काम कर सकते हैं, हम अपने कपड़े धो सकते हैं। लेकिन जो जल हमें महासागर से, उसका हम कुछ उपयोग नहीं कर सकते। तो ये क्या साइकिल चल रही है, इसको समझने के लिए हमें पूरा जल चक्र समझना होगा, और जल चक्र में नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी। तो तैयार रहिए नेक्स्ट सेशन में समझने के लिए जल चक्र के बारे में। सो बच्चों, आज जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा वो ये पढ़ा कि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में होता है। समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है, इसलिए ये पानी ये पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। सो यहाँ आप को ये पॉइंट मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया है, यहाँ पर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि एक आपसे ये ऐसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि समुद्र और महासागर का जल हम क्यों नहीं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उसमें लवण उपस्थित होते हैं इस कारण, और वो खारा हो जाता है इस कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप सोचे आपका पानी है और उसमें आप नमक डाल के आपको पीने के लिए कहा जाए तो आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जल का बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहे हैं। अब ये जल, ये जो समुद्र का जल है, इसका कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे पूरा जल चक्र बन रहा है, तो ये आप जैसा जानते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करने जा रहे हैं। दूसरा जो है जल के स्रोत, आप याद रखिएगा जो मुख्य रूप से जो स्रोत हैं वो है नदी, तालाब, झील और कुएं। तो ये 4 नाम है, इनको याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं, क्योंकि कहीं कहीं हमें ये देखने को मिलता है, और हो सकता है आपसे बहुत सारे बच्चों ने कुआं देखा ही नहीं हो, तालाब नहीं देखा हो। तो अब यही है कि ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि जल की कमी हो रही है। तो अब वो कैसे हो रही है कमी, इसको कैसे रोक सकते हैं, यही सब हम आगे आने वाले सेशन में समझते जाएंगे। तो अगले सेशन के लिए तैयार रहे, मिलते हैं फिर से, बाय।